हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भाग 3, भाग 4 और भाग 4A पढ़ा था। अब चलते हैं भाग 5 पर। भाग 5 में दिया हुआ है संघ। 5 भाग में संघ के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। तो इसी वीडियो में हम 52 से 151 तक महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे, सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसका रिवीजन भी इसी क्लास में करा दूंगा मैं। तो चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार होता है वो अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी हुई है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में दिया हुआ उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार होता है वो अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 72 में दिया हुआ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, कि राष्ट्रपति में क्या क्या शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में दी हुई हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। अनुच्छेद 79 में दिया हुआ संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में दिया हुआ संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 105 में दिया हुआ है संसद भवन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 109 और अनुच्छेद 110 ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जब धन विधेयक पारित होता है तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया है इसके संबंध में दिया हुआ है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 110 में। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट, जो बजट पारित होता है वो अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है इसके बारे में। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 123 में दी हुई हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 124 में दी हुई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 126 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में दिया हुआ उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा, अनुच्छेद 137 में दी हुई है। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, ये भाग 5 में 52 से 151 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। चलते हैं एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव।
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। ये तीनों के तीनों जरूर याद रखना। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। अनुच्छेद 79 79 कहता है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, याद रखना। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 संसद भवन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 110 भी याद रखना। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक दिया हुआ है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 क्या दिया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा दी हुई है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया वही सर्वमान्य होगा। अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होना चाहिए। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।